सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उधम सिंह नगर नजूल भूमि पर निशुल्क पट्टों का किया वितरण, किफायती आवास का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या सहित 4 शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। दून, पंतनगर, वाराणसी और अयोध्या के लिए भी हवाई यात्रा शुरू। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, प्रत्याशियों के नामों पर दिल्ली में हुआ मंथन। कल सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। देहरादून में विधायक और नगर निगम कमिश्नर के बीच विवाद, सीएम धामी ने मामले में जांच के दिए आदेश, 15 दिन के अंदर देंगे रिपोर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे। उन्होंने नजूल भूमि का निशुल्क पट्टा वितरण और किफायती आवास आवंटन का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने नजूल भूमि पर निशुल्क पट्टों का वितरण किया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में नजूल भूमि संबंधित लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने नजूल भूमि पर निशुल्क पट्टों का वितरण किया और किफायती आवास का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी दिनों से सबको इंतजार था और बहुत सारे लोग वो तो अपने लिए जिसको सपना जैसा मानते थे, ऐसा नजूल भूमि के मालिकाना हक और आज उसके पट्टों के वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हम सब के बीच में से जिनको हमने पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों ने लोकसभा में सांसद के रूप में बनाकर भेजा। कांवड़ मेला चरम पर पहुंचने के साथ ही हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर रौनक बढ़ चुकी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने भी अधिकारियों के साथ कांवड़ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कुंभ नगरी में फाल्गुनी कांवड़ मेले की धूम है। रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना भी हो रहे हैं। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। शिवरात्रि का जो जल चढ़ेगा उसको लेकर तैयारियों को आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया था। इसमें अगर आगे जैसे दबाव बढ़ेगा उसी आधार पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किया जाएगा उसको ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक सीओ ट्रैफिक और हमारे एसपी सिटी की मौजूदगी में एक प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया। स्थलीय निरीक्षण करके इसको जितना भी फोर्स इनको चाहिए मैक्सिमम फोर्स दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कंजेशन ना हो, इसको हम लोग इंश्योर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 3 प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा कर चुकी है, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगना अभी बाकी है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से IND 24 के संवाददाता विनय सूद ने खास चर्चा की। को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भाजपा है किस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में किस तरीके से जो है तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इनसे बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 24 न्यूज़ चैनल, आपने समय दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, 2 सीटों पर अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है, तो सर क्या कुछ कारण जो है इस दौरान रहा? देखिए, कोई पेच नहीं है। 5 सीटों में 3 घोषित हो चुके हैं। 2 सीटों पर केंद्र में तो 1-2 दिन के अंदर हमको डिसीजन मिल जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि हमारी तैयारी पूरी तरह अब एक मुकाम की ओर बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूँ बूथ की टोली से लेकर और हमारे पूरा प्रदेश स्तर का जो संगठन है
प्रत्येक दिन के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी दिशा के कार्यक्रम लिए हुए हैं और आगामी दिनों में कार्यक्रमों और गति हम लोग देने वाले हैं कि हमने तो प्रत्येक बूथ पर अपनी 11 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। हर कार्यकर्ता को घर बांटे हैं, हर घर पर संपर्क करना है, समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ जोड़ना है। उस दिशा के कार्यक्रम हमारे गतिमान है। आज भी हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में हर मंडल में कार्यक्रम हमारा बहुत प्रामाणिकता के आधार पर इसको किया जा रहा है। लोकसभा सीटों पर जो है भाजपा की जीत बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है इस बार की जीत प्रचंड जीत होगी। जीत तो 50+1 पे होती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जमानत भी कांग्रेस के लोगों की नहीं बचेगी। हमने इस तंग की अपनी रणनीति तैयार की हुई। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ कहना है कि 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपना परचम लहराएगी। देहरादून से इंडी 24 के लिए विनय। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बाहरी गाड़ियों को निर्वाचन प्रक्रिया में लगाने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि केयर ऑफ यानी किराए नामे लगाकर दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ये लोग ना तो सही समय पर टैक्स देते हैं और चुनाव आने पर प्रशासन का सहयोग नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दूसरे प्रदेश की गाड़ियों को भी लोकसभा की निर्वाचन प्रक्रिया में लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी भी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का सहारा भी लेंगे। केयर ऑफ वाली गाड़ी एक आरटीओ दफ्तर, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कोई भी उत्तराखंड का आरटीओ दफ्तर, अब बाबू लोग जब भरपेट अपना कमीशन ले रहे हैं उनसे केयर ऑफ में गाड़ी रजिस्टर्ड करने के लिए, जिनका कोई यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आईडी नहीं है उनकी, फर्जी आईडीओ के बेस के ऊपर गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करी जा रही हैं। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी कोई भी एसोसिएशन जो है 2024 के चुनाव में गाड़ियाँ नहीं देगा और गाड़ियाँ जो है सब अपने घरों में या आरटीओ दफ्तर में ले आके खड़ी करके चाबी जमा कर देगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और निरंतर पिछले 5 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय और आरटीओ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में और खासकर एआरटीओ कार्यालय हरिद्वार में जो वाहन केयर ऑफ में पंजीकरण किए गए हैं वो वाहन लोकसभा 2024 के निर्वाचन में बुलाए जाएं। वो अन्य प्रदेशों में जो वाहन चल रहे हैं जो केयर ऑफ में यहाँ पर किरायानामा लगा करके फर्जी तरीके से उनको यहाँ पे किया गया है, पंजीकरण किया गया है, वो वाहन कभी भी उत्तराखंड में किसी भी नियोजन में सहयोग नहीं करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर मंगलौर क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों का भी भ्रमण किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाए, इसके लिए आमजन से पुलिस सहयोग करने की भी अपील कर रही है। फ्लैग मार्च निकाल रही सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो पैरामिलिट्री भी हमारे साथ है और यही क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। जो भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी हमारे पास जो है एक कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की है। जिले के उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला 2024 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला 26 मार्च से 15 जून तक कुल 82 दिनों तक आयोजित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद चंपावत की पहचान मां पूर्णागिरि मेले को गत वर्षों की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। पूर्णागिरि मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को लेकर जिलाधिकारी ने तहसील सभागार में संबंधित विभागों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि सब इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है। तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्था हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा।
पहले निर्धारित हुआ था कि 26 मार्च से 15 जून तक रखी गई है। फिर 15 जून के बाद हमें निर्णय लेंगे कि इसमें कोई एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है या नहीं। जनमैत्री कल्प घाटी युवा समिति उर्गम और नाबोर्ड के सहयोग से 2 दिवसीय तृतीय हथकरघा मेले का समापन हो चुका है। ब्लॉक प्रांगण जोशीमठ में आयोजित इस मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉलों के साथ ही जोशीमठ विकास खंड में NRLM परियोजना के तहत लाभान्वित महिला स्वयं सहायता समूह ने स्थानीय उत्पादों सहित सब्जियों के स्टॉल लगाए थे। प्रदर्शनी में नाबार्ड और जनमैत्री संस्था के सहयोग से संचालित उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। जनमैत्री के सचिव प्रदीप चौहान ने बताया कि इस मेले में कल्प घाटी मत्स्य फूड वैन का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही क्षेत्र में कार्यरत महिला समूह स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई गई। तो भाजपा विधायक महेश मीणा पर नगर निगम अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विधायक किसी टेंडर के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे थे, तभी उनका विवाद नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ हो गया। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, ना किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का एक पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना। लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के पार्टी स्थानांतरण के बाद लोहाघाट थाने के नए थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि उनका मुख्य फोकस लोहाघाट थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार और कारोबारियों का सफाया करना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम में स्कूल के आसपास मंडराने वाले मंचलों पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। जल्द व्यापारियों और आम लोगों के साथ बैठक कर उनकी राय से कानून व्यवस्था में सुधार की रणनीति तय की जाएगी। में रहे और अपनी ड्यूटी तन मन से निभाएं। किसी को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पब्लिक से अच्छा व्यवहार करें। यातायात व्यवस्था के लिए मैंने अभी यातायात वालों को बुलाया था। जो हमारे मेन पॉइंट है उन्हें चिन्हित करेंगे और इस संबंध में जो है कोशिश करेंगे कि जो है यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बाकी हम लोग कंटिन्यू एक अपनी जो है पर्सनल टीम निकालेंगे इसमें, जो उनका काम केवल नशे का जो सौदागर हैं उनको ही चिन्हित करना रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंडियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्हें विदेशों में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता से देश विदेशों में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सभी से अपील की कि वो अपनी जन्मभूमि के किसी दुर्गम गांव को गोद लेकर उसके समग्र विकास में सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड का भी गठन करने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। इसको लेकर देहरादून में भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन स्कूटी रैली के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूटी रैली और शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और शपथ ली कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। के अंदर तैयारियां पूरी अपने चरम पर हैं। लगातार कार्यक्रम भी चल रहे हैं। कल भी 2 बड़े अहम कार्यक्रम हुए। कल एक तो नारी शक्ति वंदन स्कूटी रैली अपनी बहनों के द्वारा निकाली गई। उसके बाद अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम शुक्रिया मोदी जी का, जिसमें लगभग 600-700 के से अधिक उसमें अल्पसंख्यक बहनें रही और उन्होंने इस बात की शपथ ली कि मैं भी मोदी का परिवार। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा मतलब वहां पर महिलाओं का कहना यह था कि कोई कुछ भी कहे, इस बार हमें मोदी जी के खिलाफ बरगलाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने ग्वालापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा। इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट देखकर मंत्री रेखा आर्य नाराज दिखी। लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे। इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे। उत्तराखंड में 5000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन पंचायतों के जरिए जड़ी बूटी रोपण और कार्य किया जाएगा। इसमें 500 वन पंचायतों को जोड़कर विकसित भारत के विजन को साकार करने की पहल की जा रही है। वन पंचायतों को यह काम अगले 10 साल के लिए दिया जा रहा है। देहरादून के मंथन सभागार में वन पंचायत की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वन पंचायत के प्रतिनिधियों से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जनपद हैं जहां पे वन पंचायतें हैं, हमारे यहाँ 11,217 वन पंचायतें हैं। तो इन क्षेत्रों में और इनके निकटवर्ती जो प्राइवेट लैंड्स हैं, इनमें जड़ी बूटी की खेती और उससे जुड़े हुए अलग और अन्य चीज़ें जैसे एरोमा पार्क वगैरह, इनके विकास के लिए एक परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा पास की गई है। सारे जितने भी डिविजन्स हैं हमारे, वहाँ उन सबको निर्देश है कि आप अधिक से अधिक संख्या में सरपंचों को जोड़ें और आज की ओरिएंटेशन वाले, ताकि उनको पता चले इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है और वो पूरी तरह से इसमें जुड़ जाएं इस प्रोजेक्ट में। ये उद्देश्य है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं जिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, उस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। इस पहली सूची में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है, जहां पार्टी ने अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा एक बार फिर से अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिहरी राजघराने से रानी राज्य लक्ष्मी शाह को भी एक बार फिर से टिहरी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी एक बार फिर से नैनीताल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि पार्टी ने इन प्रत्याशियों को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उन लोकसभा में कभी प्रत्याशियों ने आम जनता का हाल भी नहीं जाना और उन प्रत्याशियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रदेश के सांसदों ने क्षेत्रीय मुद्दों को कभी संसद में उठाने का भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के अभाव है और जिन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जिससे साबित होता है कि भाजपा के सामने कांग्रेस टिकने वाली नहीं है। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक लोकसभा सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना चाहती है, इसीलिए पार्टी किसी भी कीमत पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हाईकमान द्वारा प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन किया जाएगा। दरअसल पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी में बड़े बड़े नेताओं की दावेदारियां हैं, इसलिए पार्टी दोबारा नामों पर विचार करेगी। पौड़ी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नाम चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार सीट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई उम्मीदवार टिकट की चाह रख रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा घोषित होने वाली सूची में पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जल्द प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास प्रत्याशियों का अभाव है। आपने मीडिया के माध्यम से समय समय पर सुना होगा कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वरिष्ठ नेताओं को, उन सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कहीं पर टिकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तराखंड राज्यों में है, हमारा जो काम है वो बोल रहा है, हमारे जो लाभार्थी हैं वो हमारे पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और पहली सूची में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उधर पार्टी में हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि क्या अगली सूची में इन दोनों लोकसभा सीटों पर पार्टी अंतिम मोहर लगाती है या अभी और चिंतन मंथन का दौर जारी रहेगा। देहरादून से IND24 की रिपोर्ट। तो प्रदेश में हवाई सेवा को दुरुस्त करने के लिए सीएम धामी ने फ्लाइट्स शुरू की है, जिसमें देहरादून से अयोध्या, देहरादून से वाराणसी और अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट से देहरादून, अयोध्या और देहरादून अमृतसर फ्लाइट का शुभारंभ उन्होंने किया। फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस हवाई सेवा के शुभारंभ होने से तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को अयोध्या और अमृतसर जाने के लिए मदद मिलेगी। प्रयास किए हैं, जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज यहां से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।